पहले वालों पे लेक्चर शुरू हो गया और रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है? बता दें। स्क्रीन, आवाज और पिक क्लियर है? आ गए आपके हसीब भाई? हसीब, तो रेट कैसी है? ड्रिप कब उतरी? तो ऑनलाइन वाले बच्चे मैसेज करके बता दें। ओके जी। अच्छा, हमारा एक कॉन्सेप्ट रह गया था रिडंडेंट कांस्टेंट वाला, और ये टेस्ट मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया हुआ है। इसका एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रिडंडेंट कांस्टेंट। वैसे तो मैंने इसका आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया कि ऐसी कांस्टेंट या ऐसी लाइन किसी भी कांस्टेंट की जो फिजिबल रीजन को टच ना करे, उसे कहते हैं कि वो रिडंडेंट कांस्टेंट होगी। तब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा जिसमें आप फाइंड करेंगे कि रिडंडेंट कांस्टेंट क्या होगी। और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों के लिए भी होमवर्क होगा। इन दोनों में से आपने देखना है कि कौन सी ऐसी कांस्टेंट होगी जो रिडंडेंट कांस्टेंट और होगी, यानी कि जो आपकी फिजिबल रीजन को टच ना करे। अब आपके पास यहां पर दो लाइंस हैं जी, दो कांस्टेंट है। एक 4x+3y लेस देन और इज इक्वल टू 9, और दूसरी है जी 2x+6y। भाई एक तो चलने चलती रहने दो, क्या हो गया? मुझे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। 2x+6y लेस देन और इज इक्वल टू 4। कोशिश करेंगे ये वाली ऑन कर दो। चल, अब यहां पर कभी भी ये x लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 नहीं, 0 नहीं होगा। मतलब लेस देन 0 नहीं होगा, हाँ 0 के बराबर या 0 से ग्रेटर होगा। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पर x एंड y बोथ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो सकते हैं। अच्छा, ये आप अजम्पशन तब लेंगे 0 की इक्वल वाली अगर क्वेश्चन में एक्स और वाई आपको इससे पहले गिवन करके नहीं देता। अगर वो कहते कि आपने इन कांस्टेंट के जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यूज x1 और y2 पुट करके निकालनी है, तो भाई आप फिर उसी के अकॉर्डिंग ही वैल्यूज निकालेंगे। लेकिन अगर वो नहीं बताता, जस्ट कहते कि आप इसके कांस्टेंट्स ग्राफ के ऊपर ड्रा कर दें, तो फिर बाय डिफॉल्ट आपने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 रख के आपने वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर एक इक्वेशन 4x+3y 4x+3y इज इक्वल टू 9। अब जब मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? y की वैल्यू निकलेगी 3। और जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या निकलेगी जी? जी 2.25। ये मेरे पास एक पॉइंट निकल आया इस लाइन का, 2.25 और 3 वाला। ये इस लाइन का एक पॉइंट निकल आया है। अब हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये लाइन 2 है, 2x+6y लेस देन और इज इक्वल टू 2x+6y इज इक्वल टू 4। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकलेगी जी? 1 पॉइंट,
0.66। और अगर जब आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी जी? तो अब जी इधर ये ले बस। तो यहां पर 2 और 0.6 ये 2 पॉइंट निकल आए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ग्राफ के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहां पर हम एक ग्राफ बना लेते हैं। पहले हम ब्लू वाला कर लेते हैं, लाइन 1। इसका एक पॉइंट x का 2.25 और y का 3। एक लाइन ब्लू वाली बनेगी यहां पे, और रेड वाली लाइन हमारे पास आएगी। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0.6 है, तो ये वाली लाइन बनेगी। अब एरिया उसने बिलो बताया है या अबव द लाइन? एरिया बिलो द लाइन है दोनों का। तो क्या यहां वाला कोई शेड होगा? नो, ये ब्लू वाला कभी भी शेड नहीं होगा, क्योंकि रेड की जो रिस्ट्रिक्शन है या जो कंस्ट्रेंट है वो कभी भी अपने ऊपर एरिया शो नहीं करवाएगी। तो एरिया शेडेड ये वाला होगा। तो फिर आपकी कौन सी ऐसी लाइन है जो शेडेड एरिया को कहीं पर भी टच नहीं कर रही? ब्लू वाली। और ब्लू वाली लाइन आपके पास 4x प्लस 3y लेस देन और इज इक्वल टू 9 है। तो आपके पास ये वाली कांस्टेंट आपकी रिडंडेंट कांस्टेंट कहलाएगी, जो कहीं पर भी फिजिबल या बाउंडेड रीजन को कट ना करे, वो वाली लाइन आपकी रिडंडेंट लाइन कहलाती है, और वो वाली कांस्टेंट फिर आपकी रिडंडेंट कांस्टेंट कहला रही होगी। क्लियर है? एक कॉन्सेप्ट ये वाला हमारा रह गया था, और एक कॉन्सेप्ट हमारा जो था वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 में जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट में एजिस वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने कल जो रिप्रेजेंटेशन किए थे साइन, हमने सन को एक्स और फादर को वाई रखा था। जबकि क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट में उसने पहले फादर की एज पूछी थी और फिर सन की पूछी थी, और पहले जिसकी एज होगी वो एक्स होगा और जिसकी एज बाद में होगी वो वाई होगा। तो हमने सिर्फ उनके रिप्रेजेंटेशन साइन चेंज करने हैं कि फादर की एज को हमने एक्स के इक्वल रखना है और सन की एज को वाई के इक्वल रखेंगे। बाकी आपका वो क्वेश्चन आंसर बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक्स की जगह वाई की और वाई की जगह एक्स की वैल्यूज आई हुई थी, तो वो सिर्फ हमने रिप्रेजेंटेशन उसकी गलत कर दी थी, तो वो करेक्ट करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 के जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट रहते हैं सिंपल के, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ और फॉर्मूलाज, कंपाउंडिंग आज नहीं होगी, इसके अलावा इफेक्टिव रेट्स आ जाएगा, टाइम को रेट के इक्वल या रेट को टाइम के इक्वल कन्वर्ट करना वो आ जाएगा, नॉमिनल रेट आ जाएगा। इसके अलावा कंपाउंडिंग, सॉरी, इसके अलावा जो हमारे पास एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा है जिसमें हमने क्या करना होगा, उसकी लाइफ अगर अगर उसकी फ्यूचर वैल्यू जो है वो कम और प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, बस ये फॉर्मूलाज आज हम देख रहे होंगे। यहां पे अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो रिक्वायरमेंट में वो कहते हैं दी परसेंटेज या दी प्रेजेंट एजेस ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। पहले बाप की पूछी हुई है, उसके बाद बेटे की, तो भाई पहले बाप की होगी और बाद में बेटे की होगी। तो पहले वैल्यू एक्स की होती है, तो यहां पर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन साइन चेंज करने हैं। हम कहेंगे द एज, फिर टोटल सारे चेंज जाएंगे, फिर नीचे भी चेंज हो जाएंगे कि एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई एंड एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहले उसने फादर और बाद में उसने सन की एज पूछी है। तो यहां पर फिर एक्स हो जाएगा फादर की एज और वाई हो जाएगा सन की एज। तो मतलब ये तमाम की तमाम जितनी भी वैल्यूज है फिर क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये कर लीजिएगा चेंज। अच्छा जी, ये एक केस रहता था।
जो हमारा पेंडिंग केस था, आज ऑनलाइन वाले आई थिंक सो रहे, बिकॉज स्क्रीन अभी तक चैप्टर 4 की शो रही। हमारा जो केस रहता था वो ये था कि इफ सम अमाउंट डिपॉजिट विद टू डिफरेंट रेट्स, ये हमारा एक केस सिंपल में रह गया था। एक तो सिंपल इंटरेस्ट में आपने क्या करना है कि नॉर्मली जो फॉर्मूला है उसका इंटरेस्ट का या फ्यूचर वैल्यू का वहां से वैल्यू से निकाल सकते थे। दूसरा केस हमने ये कहा था कि कोई एक एक्स अमाउंट जमा करवा रहा है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड आपको बता देगा या पेपर में पूछ लेगा। अगर टाइम पीरियड बताएगा तो रेट गिवन होगा, सॉरी, अगर टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा तो रेट गिवन होगा, और अगर रेट रिक्वायर्ड होगा तो टाइम पीरियड गिवन होगा। बाकी आपको एक प्रेजेंट वैल्यू एक्स और फ्यूचर वैल्यू उस प्रेजेंट वैल्यू एक्स का डबल करके बता देगा कि भी उससे डबल है, तो ना प्रेजेंट बताएगा ना फ्यूचर बताएगा, बस इतना बता देगा कि फ्यूचर उसका ट्वाइस है या थ्राइस है। तो जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे एक्स में वो आप 10 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, और फ्यूचर को जब आप उसको डबल करेंगे तो वो आपका 20 या 200 होगा। टाइम अगर गिवन होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टी वाला फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर देंगे। अच्छा जी, अब यहां पर वो कहते हैं जी कि सेम अमाउंट डिपॉजिट, एक सेम अमाउंट डिपॉजिट करवाएगा आज। यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि वो 10,000 रुपए जमा करवा रहा है टुडे, आज 10,000 रुपए जमा करवा रहा है आज, और ये करवा रहा है 6 साल के लिए, 6 इयर्स के लिए करवा रहा है। लेकिन पहले 4 साल का रेट, पहले 4 साल का रेट है 8%, और लास्ट वाले 2 इयर्स का रेट है 10%, और ये सिंपल इंटरेस्ट के साथ करवा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट के साथ 1,000 रुपए जमा करवाएगा, पर कहेगा कि पहले 4 साल इसके ऊपर रेट लगा 8%, और लास्ट वाले 2 इयर्स इसके ऊपर रेट अप्लाई हुआ 10% सेम अमाउंट पे। तो बताएं कि आफ्टर दी 6 ईयर, 6 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, 6 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू या तो पहले 4 साल के लिए आप 8% रेट पे लेंगे, फिर क्या करेंगे 2 साल के लिए 10% पे ले लेंगे, ऐसे ही है। या फिर क्या करेंगे, एक साथ ही 6 साल का रेट ले रहे होंगे, लेकिन डायरेक्ट कहीं पर भी 6 ईयर पुट नहीं करना, क्योंकि टाइम अलग है, पहले 4 साल का रेट अलग और लास्ट वाले 2 इयर्स का रेट अलग। इसके लिए फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर टी। ये तो हमने पढ़ा था सिर्फ फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, कल यही फ्यूचर वैल्यू के लिए पढ़ा था। भाई अगर तो रेट तमाम सालों का सेम होता, 6 ईयर तक या तो 8% होता या टोटली 6 इयर्स के लिए 10% होता, तो फिर हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते और उसका आंसर निकाल लेते। लेकिन अब फॉर्मूला क्या होगा, अब हमारे पास फॉर्मूला ये होगा भाई कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, दोनों के लिए सेम रहेगी या नहीं, 1 प्लस रेट इनटू टी, और फिर क्या होगा, दरमियान में प्लस लगाएंगे, नो, या लगाएंगे, फिर सोच लें भाई इनमें दरमियान में प्लस लगेगा या नहीं लगेगा। भाई अगर तो लगेगा, देखिए अगर तो आप प्लस लगाते हैं
तो फिर प्रेजेंट वैल्यू दोबारा आएगी या नहीं? क्या उसने 2 दफा प्रेजेंट वैल्यू जमा करवाई? नहीं। देखिए इसमें क्या है जी, ये तो आप 4 साल के लिए 4 साल वाला ले लिया, और रेट भी आप यहां पर कौन सा अप्लाई करेंगे? 8%। इससे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितने सालों का निकलेगा? 4 साल का। अगर आप मजीद 1 प्लस रेट टाइम ये करते हैं तो फिर क्या आएगा? अब ये जो निकला है, ये अगर आप निकालते तो क्या ये प्रेजेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा? क्या ये प्रेजेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा? लेकिन लेकिन अभी तक देखें कुछ भी नहीं हमने किया। या तो हम ये कर लें, ये फिर सही है, फिर सही है, फिर देख लें। भाई देखिए, आप दोनों के इंटरेस्ट, आप दोनों ईयर्स का इंटरेस्ट लेके फिर प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आ रहे हैं, क्या उससे आंसर बिल्कुल ठीक आएगा? पहले अलग अलग कर लो, पहले अलग अलग कर लो, पहले 4 साल का अलग करो। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r × t। ये सिर्फ 4 साल के लिए है। प्रेजेंट वैल्यू 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है आपके पास 0.08 × 4, आंसर 13,200। ये तो सिंपल हमने 4 साल का निकाल लिया फ्यूचर वैल्यू। ये फ्यूचर वैल्यू निकली 4 साल की, तो मतलब इसके अंदर 10,000 प्रेजेंट वैल्यू होगी, तो सिर्फ इंटरेस्ट कितना निकला? सिर्फ इंटरेस्ट कितना निकला? 3,200 रुपए 4 साल का इंटरेस्ट निकला। अब अगर हम निकालेंगे सिर्फ 2 साल के लिए, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻t तो यहां पर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 10,000, 1 + 0.1 × 2, और आंसर फ्यूचर वैल्यू कितनी निकली? 12,000। अब ये जो आपने 12,000 निकाला, तो यहां पर 2,000 रुपए क्या होगा? इंटरेस्ट। और यहां पर 32, टोटल इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए? 5,200। यानी कि अगर आप इसकी फ्यूचर वैल्यू देखेंगे तो वो टोटल कितनी आनी चाहिए? 15,200, क्योंकि 10,000 आपके पास प्रेजेंट वैल्यू, 5,200 रुपए आपके पास फ्यूचर वैल्यू। ये कमेंट में इससे पहले आंसर आया हुआ है। ये पिज्जा आशिक बच्ची है, उसका आंसर आया जी 15,200 रुपए। तो ये आपके पास जो आंसर निकला है, ये आपके पास फ्यूचर वैल्यू निकली होगी 2 साल का कंबाइन लेने पे। अब हमने अलग अलग करके निकाला, तो आंसर क्या आया? आंसर क्या निकला है हमारे पास? 15,000, सर 15,200। और यहां पर कितना निकला था कमेंट में? 15,200। अब देखें, अब इसके लिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं इकट्ठा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻t और प्लस 1 + r⁻t। यही होगा। अच्छा देख लेते हैं, 1 मिनट, तीनों से परफॉर्म करेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू कितनी? भाई ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ले। अब ये करें, चले 10,000 इंटू 1 + 0.08 × 4 प्लस 1 + 0.1 × 2, आंसर। हाँ जी, 1 मिनट, आंसर कितना निकला आपका? 25,200। क्या ये बनना चाहिए? नहीं। अब करते हैं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻t और 1 + r⁻t। अब करो जी 10,000 रुपए, 1 + 0.08 × 4 × 1 +
0.1 इंटू 4 सॉरी 2 जी 15 A4 एक मिनट असल फॉर्मूला यही है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो ये आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आई है, ये इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया है और इसने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया है। तो मतलब इसने जो ये 10,000 वाला लिया, ये 10,000 वाला, ये पहले 4 साल के लिए 10,000 पे लगा, फिर 2 साल के लिए 10,000 पे लगा, और अमाउंट दोनों के लिए 10-10 सेम रखी थी। तो ये जो 10,000 की अमाउंट एक्स्ट्रा आई है दूसरे साल के लिए, भाई करवाई तो एक ही अमाउंट जमा है ना, अमाउंट तो एक ही जमा करवाई है और अमाउंट एक ही आनी चाहिए थी और वो एक ही आई है। अच्छा, अगर आप इनके दरमियान प्लस लगा दो फिर आंसर निकालें। 25,000 नहीं आ रहा? एक मिनट एक मिनट कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। कैसे कर लिया दिखाएं। प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r, डाउन। किसने गलत लिखवाया था भाई? हाँ तो उनका सही निकला है। एक मिनट, मैंने ओपन कर लिया वैसे कैलकुलेटर। अब देखते हैं जी, प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपए इंटू 2 ब्रैकेट्स हैं इंटू, अब ब्रैकेट्स का क्या रखना है कि जितनी ओपन की उतनी क्लोज भी करनी है। अब 1 + 0.08 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1.1 लिख सकता हूं, क्योंकि 1 + 0.1 करूंगा तो 1.1 ही आ जाएगा, इंटू 2 और ब्रैकेट क्लोज, और ये भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इज इक्वल। मेरा आंसर क्या आ गया? एक मिनट, ये 1.1 यहां से आया था कि 1 + 0.1 इंटू 2 करेंगे जी। भाई कैलकुलेटर को ये दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि पहले आप क्या करो, इसको प्लस करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो। एक मिनट, प्रेजेंट वैल्यू 1 + r, अगर दोनों फ्यूचर वैल्यूज ऐड करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने एक ही अमाउंट दो डिफरेंट रेट्स पे दिया है, क्या आया है? एक मिनट, ये 25,200 मेरे कैलकुलेटर पे ज्यादा आ रहा है। चले, एक मिनट अब 35
अच्छा जी, अगेन अगेन ट्राई अगेन। एक मिनट सर, हम इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड निकाल के एट नहीं, वो तो निकाल के कर लेंगे, वो तो आंसर आ जाएगा बेटा वैसे भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट एक साथ इसे सॉल्व किया जाए। फिर हमजा, मैंने आपको करवाया था ये वाला केस। मैं उस पर छोड़ दे, वैसे ये केस करवाया था मैंने। नहीं, कंपाउंडिंग में तो मैंने करवाया था, क्योंकि ये केस मैंने, मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल उससे ही करवाया हुआ है। सिंपल में, कंपाउंडिंग में मैंने किसी वो उसको किसी को भी नहीं, कंपाउंडिंग में तो करवाया है, सिंपल में मैंने इससे पहले नहीं करवाया किसी को सिवाय हमजा के। चलिए। हाँ, अच्छा, ये 10,000 रुपये प्रेजेंट वैल्यू और 4 साल के लिए 8% रेट इनटू 10% फॉर लास्ट 2 इयर्स। फैक्टर फॉर्मूलाज दोनों के अगर कंबाइन किए जाएं तो फ्यूचर वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू ये चले, ठीक है, अब फॉर्मूला बिल्कुल ठीक होगा, +1 + r⁻²। चल भाई, अब तो वही है, ये तो आपस में हो जाएंगे। चल, अब इसका क्वेश्चन असाइनमेंट से निकलेगा, फिर ही सॉल्व होगा। लेकिन इसका फॉर्मूला लिख ले कि अगर डिफरेंट रेट पे आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, तो पहली वैल्यू उसका पहला रेट जो भी उसका टाइम होगा वो प्लस उसके +1 + r दूसरा रेट दूसरा टाइम। और अगर इससे ज्यादा होगा तो 1 + रेट जो भी तीसरा होगा टाइम जो भी थर्ड टाइम बताया होगा, एंड सो ऑन, आप इसे लेके चलेंगे। इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन वैसे असाइनमेंट के अंदर आप लोगों को नजर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। वैसे मैंने शेयर कर दिए थे आप लोगों को ग्रुप के अंदर, ये वाला फॉर्मूला जो है। सिंपल में मोस्टली केस यही आता है, लेकिन ये केस जो आता है, ये केस कंपाउंडिंग में आएगा। और कंपाउंडिंग के क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा असाइनमेंट में इसके मिल जाएंगे, कम से कम 4 क्वेश्चन आपको इसके अंदर ऐसे केस के नजर आएंगे, जिनमें से 2-3 मैं करवाऊंगा, बाकी आप लोगों का होमवर्क होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला से पहले एक कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों ने रेट और टाइम, जो कल फॉर्मूला हमने किया था, एक इंटरेस्ट का किया था, I = P × R × टाइम। और मैंने कहा था कि इसमें आपने ये रेशो में रेट लेना है, या कैलकुलेटर में इसकी जगह आपने परसेंटेज का साइन लगा देना है। और एक और चीज के रेट और टाइम दोनों का यूनिट सेम रखना है। अब यूनिट से मुराद ये नहीं होगा कि रेट का तो यूनिट परसेंटेज में, टाइम का यूनिट आवर्स में है। इसको ये नहीं कहना है कि परसेंटेज को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऐसे नहीं। ये होगा कि अगर टाइम 1 ईयर का है, अगर टाइम 1 ईयर का है तो रेट भी कितना होना चाहिए, 1 ईयर का ही रेट दिया होना चाहिए। मतलब अगर वो कह दे कि 4 माह का है, ये 6 माह का रेट है 10%, तो भाई 6 माह का है तो टाइम भी 6 माह के अकॉर्डिंग ही लेके आओ। या अगर टाइम 1 ईयर का है और रेट उसने जो है आपको दिया है 6 मंथ का या 9 मंथ का, डिफरेंट पीरियड्स का दिया है, तो आपने क्या करना है, उसे टाइम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। अब एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने हमेशा
आपने हमेशा दो चीजें आपके पास, या तो टाइम को रेट के इक्वल ले जाओ या रेट को टाइम के इक्वल ले आओ। आसानी किस में है, रेट को टाइम के इक्वल लेके आना या टाइम को रेट के। आप क्या करेंगे, अपना जो टाइम पीरियड होगा उसे कन्वर्ट करेंगे रेट के अकॉर्डिंग। रेट आपका बाय डिफॉल्ट अगर वो खामोश भी होता है तो रेट सालाना होता है, क्योंकि पर एनम होता है, और पर एनम मतलब कि वो पूरे एक साल का रेट है। तो आप अपने टाइम को रेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। अब अगर मैं कहूं कि टाइम है आप लोगों के पास, या प्रेजेंट वैल्यू है 10,000 रुपये, रेट है 10% पर एनम, और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप लोगों ने, और टाइम जो है आप लोगों के पास वो है 3 years 7 months 3 quarters 4 bi-monthly, इसके बाद 15 fortnightly, और 27 weeks and 281 days। ये टाइम है, आपने मुझे फ्यूचर वैल्यू निकाल के देना। चैलेंज निकालो, शाबाश। 15 fortnightly। हाँ, अभी तक आपको पता है कि एक साल के अंदर कितने माह है जी, 12। मतलब कि एक साल के अंदर 12 मंथ्स है। इसका कॉन्सेप्ट मैं ऊपर समझा देता हूं यहां से, कि एक पूरा साल मंथ्स टोटल 12 मंथ्स होंगे एक साल के अंदर, और हर 6 माह को आप सेमी एनुअली कहेंगे। मतलब एक एनुअल को हाफ कर देना, यानी कि 6 माह में तकसीम कर देने को हम कहेंगे सेमी एनुअली। एक साल के अंदर सेमी एनुअली कितने होंगे, 2, मतलब 2 सेमी एनुअली। अगर आप बात करें क्वार्टर्स की, क्वार्टर्स होता है कि एक साल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो भाई पहला एक क्वार्टर आपका जनवरी से लेकर मार्च तक, इसके बाद दूसरा क्वार्टर अप्रैल से जून तक, इसके बाद जुलाई से सितंबर तक, और अक्टूबर से दिसंबर तक। मतलब टोटल क्वार्टर्स कितने, टोटल 4 क्वार्टर्स होंगे एक साल के अंदर। टोटल 4 क्वार्टर्स होंगे, और हर क्वार्टर में मंथ्स कितने होंगे, हर क्वार्टर में 3 माह होंगे। टोटल 4 क्वार्टर, और हर क्वार्टर में 3 3 माह होंगे। और अगर आप हर 2 माह बाद को देखें तो उसे कहते हैं आपका बाय मंथली। एक माह छोड़ के अगले माह तक उसे 2 माह के वक्फे को आप कहते हैं जी बाय मंथली। और हर 15 दिन के बाद आप उसे कह रहे फोर्टनाइटली। मतलब कि एक माह में 2 फोर्टनाइटली, और 2 माह का एक एक 2 माह, अगर 2 माह इकट्ठे हो जाए तो फिर क्या बन जाएगा आपका बाय मंथली। और अगर 3 माह हो जाएंगे
तो आपको बन जाएगा क्वार्टर, और अगर 3-4 क्वार्टर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 साल बन जाएगा। तो मतलब अब आपने टाइम मुझे एग्जैक्ट निकाल के देना है कि टोटल टाइम कितना बनता है। 6 चले देख लेते हैं जी। 6.91, 6.82। उसके बाद किसी और का कोई और ऑप्शन आए, लिख दिया। और 6.142 और 44। और इसके अलावा किसी का, ऑनलाइन वाले बच्चे किसी का टाइम इन ऑप्शंस के अलावा निकला हो। 6.144। ये सब कितनी सदियां, 24। 6.913, 6.913। चलें जी, ये तो पहले भी हुआ है। और अच्छा जी, अब ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर करते नहीं। चले, कोई इशू नहीं है। अब आपने ये एक चीज इसके लिए याद रख लेनी है। एक चीज इसको, जब आपको टाइम या रेट दो डिफरेंट यूनिट्स में देंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये करना होगा कि आप अपने टाइम को अपने रेट के अकॉर्डिंग लेके जाएंगे। आप अपने टाइम को किसके अकॉर्डिंग लेके जाएंगे, रेट के अकॉर्डिंग लेके जाएंगे। अब देखें, सबसे पहले रेट आपका कितना, 1 साल, 10% पर एनम, 1 साल का रेट है। और यहां पर ईयर है, तो दोनों के यूनिट सेम। तो टाइम टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 प्लस, इसके बाद मंथ्स है। मंथ्स एक छोटा यूनिट है या बड़ा यूनिट, किससे, साल से। आप अपना रेट एक ईयर के इक्वल है आपका, तो आपने एक छोटे यूनिट से एक बड़े यूनिट की तरफ जाना है। एक छोटा यूनिट मंथ्स है, 7 मंथ्स। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 7 लिख लेंगे, 7। अब मंथ्स एक छोटा यूनिट है या बड़ा, छोटा। ईयर में जाना है, ईयर एक बड़ा यूनिट है या छोटा, किससे, मंथ से। मंथ से ईयर में जाना है, तो ईयर एक बड़ा यूनिट है, मंथ एक छोटा यूनिट है। तो भाई 1 साल के अंदर कितने मंथ्स होते टोटल, 12। अब ये जो 12 आया, क्या मैं इससे 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड, डिवाइड करवाऊंगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये किस में आ जाएगा, ईयर में। तो ये चीज लिख लें कि एक छोटे यूनिट से, चलें जी, गोल्डन गोल्डन रूल हम गोल्डन से लिख लेते हैं। चलें, गोल्डन वैसे हम लिखेंगे ब्लैक से, लेकिन होगा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल नहीं, कानून। चले, गोल्डन कानून में हम ये लिख देते हैं कि अगर किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, अगर किसी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना होगा या कन्वर्ट करना होगा, तो हम तकसीम करेंगे।
अच्छा जी, अब देखेंगे मंथ एक छोटा यूनिट था, ईयर एक बड़ा यूनिट था। एक छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में लेके जाना था, तो हमने क्या कर दिया, उसे तकसीम कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसी तरह अब यहां पर अगर आप देखें तो 3 सबसे पहले लिखेंगे +3। अब आगे देखेंगे क्वार्टर्स। क्वार्टर एक छोटा यूनिट है या बड़ा? छोटा यूनिट है। साल के अंदर क्वार्टर आते हैं, तो क्वार्टर एक छोटा यूनिट है और ईयर एक बड़ा यूनिट है। हमने ईयर में जाना है, तो क्वार्टर साल में होते कितने? 4। क्वार्टर साल में कितने होते हैं? 4। अब देखें, ईयर में लेके जाना है, ईयर में क्वार्टर टोटल होते हैं 4। क्वार्टर एक छोटा यूनिट है, साल एक बड़ा यूनिट है, तो क्या कर दूंगा मैं? डिवाइड कर दूंगा। तो 4 डिवाइडेड बाय और 3 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 4 कौन से वाला आया? क्वार्टर वाला, क्योंकि क्वार्टर साल में कितने होते हैं? क्वार्टर साल में कितने होते हैं? 4। और ये साल एक बड़ा यूनिट था, इसलिए उस 4 को उसके साथ डिवाइड कर दिया। +4 बाय मंथली। अब 4 आपके पास क्या है जी? ये तो वैसे ही आ जाएगा बाय मंथली। साल में एक माह छोड़ के एक माह, साल में 6 दफा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये डिसाइड करना है, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। साल में बाय मंथली तो है 6। क्या हम साल से बाय मंथली में आ रहे हैं या बाय मंथली से ईयर में जा रहे हैं? बाय मंथली से ईयर में जा रहे हैं, छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे प्लस। इसके बाद 15 फोर्टनाइटली, हर 15 दिन के बाद। तो साल में कितनी दफा होगा? 24। तो यहां पर 15 डिवाइडेड बाय +27 वीक्स। तो साल में वीक्स कितने होंगे? 52। अब किसी को ये लगे कि 12 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, क्योंकि 4 हफ्ते होते हैं और टोटल 12 माह है, तो 48 आ जाएगा। तो भाई जो ऊपर वाले 3 दिन है, आखिर वो भी तो कहीं एडजस्ट करने हैं या नहीं? तो आपके पास 52 वीक्स होते हैं टोटल, प्लस एंड 281 डेज। तो 281 डेज एक छोटा यूनिट है, ईयर एक बड़ा यूनिट है। एक साल में डेज 365 होते हैं, हम 365 से डिवाइड कर देंगे। अब इसका टोटल आंसर निकालें कि क्या बनता है जी? 914। आपका ये टाइम आ जाएगा। अब इस टाइम के अकॉर्डिंग आप जो है उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन एग्जाम में एक चीज याद रखिएगा कि एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा। एग्जाम में ये हो सकता है कि या सिर्फ मंथ्स दे दे, या क्वार्टर्स, या बाय मंथली, या फोर्टनाइटली, या वीक्स, या डेज, मतलब एक दे देगा। लेकिन आपको कन्वर्जन आनी चाहिए कि आप इसे कन्वर्ट कैसे कर रहे होंगे। अच्छा जी, अगला एक टाइम और आप लोग कन्वर्ट करेंगे। रेट है जी उसके लिए मंथ। जो भी रेट है वो पर मंथ है, जो भी रेट है वो पर मंथ है। और टाइम मेरे पास, चलें जी, इसका टाइम कन्वर्ट करके मुझे बता दो जी।
किसके? सेमी एनुअली सिर्फ एक सेमी एनुअल है ना, तो पहले 6 माह ही होंगे। अगर मैं 2 सेमी एनुअली कर देता तो ये तो पूरा साल ही बन गया था। एक सेमी एनुअल 6 साल और दूसरा सेमी एनुअल 2 सेमी एनुअली, सेमी हाफ एनुअली ईयर, तो मतलब 6 माह। जी जी 2 इयर्स। मुझे रेट चाहिए, मैंने रेट दे दिया है मंथ्स में कि 10% पर मंथ, तो टाइम मैंने दे दिया ईयर में। भाई दोनों के यूनिट तो सेम करने ही है। अब आसानी, अब देखिए पहले मैंने क्या किया था, कन्वर्ट करवाया था एक बड़े यूनिट की तरफ एक छोटे यूनिट से। अब एक छोटे यूनिट की तरफ जाना है बड़े यूनिट को लेके। अब देखिए कि 2 इयर्स में कितने मंथ्स बनेंगे, 24। तो बस 24 मंथ से लिख देना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि टाइम भी मंथ्स में आए। सेमी एनुअली आपके पास है 6 माह, तो आप क्या लिख देंगे? मैंने 2 इयर्स अलग चीज है, ये 2 ईयर कोमा सेमी एनुअली अलग है, ये उस 2 इयर्स का नहीं है, ये तो 1 साल का है, उसका हाफ सेमी एनुअली। अगर मैं लिखता 3 सेमी एनुअल तो इसका मतलब था 1.5 ईयर की बात कर रहा हूं, तो 3 सेमी एनुअल। इसको पहले 6 महीने जी 4 समथिंग 4.33। ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर किसका निकल आया है? जी आपके कितने निकले मंथ्स? भाई मंथ्स में निकाल लेना। 210 खैरियत है, फिर भी नहीं बनते। मैंने तो करवाना ही है। तो ये 6-7 रह गया है। देखिए जी, अब आप इसे कैसे सोल्व करेंगे? टाइम, मैंने कहा था कि रेट और टाइम आपस में दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आपके पास रेट पर मंथ है, टाइम ईयर्स में भी होगा, या सेमी एनुअली हो सकता है, या क्वार्टर्स हो सकता है, या मंथ्स में। अगर मंथ्स और मंथ्स आ गए तो यूनिट सेम फिर तो करना ही कुछ नहीं है, एज इट इज 3 लिख देंगे। लेकिन आगे बाय मंथली, फिर वीक्स और डेली। एक मिनट बाकी बच्चों के आंसर मैंने लिखे हैं। एक मिनट, अपने अपने लिख लो ईमानदारी के साथ, फिर मेरा आंसर भी आ जाएगा। एक मिनट अच्छा 2569, भाई वो बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ 54.54 चलो जी, बस 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 बस, किसी को कौन सा वार्ड मिल जाना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपना। अच्छा जी, अब मंथ्स में लेके जाना है। अब टाइम को मैंने कहा था कि दोनों ही ऑप्शन है, या रेट को टाइम, या टाइम को रेट की को लेके, लेकिन हमारे लिए ज्यादा आसान ये है कि हम क्या करें, टाइम को
रेट के इक्वल हो जाए उसके अकॉर्डिंग मैंने रूल लिखवा दिया कि अगर एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। अगर छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाएंगे तो तकसीम, और अगर बड़े यूनिट से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। अब देखें जी, मंथ्स में आना है, ईयर एक बड़ा यूनिट है, छोटा, ये टू तो एज इट इज आ जाएगा। अब मसला इसका है, ये एक बड़ा यूनिट है, मंथ एक छोटा यूनिट है, मंथ में जाना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें मंथ्स कितने हैं एक साल के अंदर, 12, तो क्या हो जाएगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 के साथ, तो क्या बन गया 24 मंथ्स। तो यहां से हमें अंदाजा लगा लेना चाहिए कि भाई हमारे मंथ्स क्या निकले हैं, 2 साल के 24 ठीक निकले हैं, यहां से जो रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। प्लस सेमी एनुअल, मतलब कि साल का आधा हिस्सा, साल का आधा हिस्सा, तो यहां पर मंथ में लेके जाना है, आधा हिस्सा क्या कहलाएगा जी आपका, प्लस 2 क्वार्टर्स है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2। अब क्वार्टर एक बड़ा यूनिट है, ये छोटा, बड़ा, मंथ्स, मंथ्स छोटा है। अब देखें एक क्वार्टर के अंदर मंथ्स कितने हैं, एक क्वार्टर के अंदर मंथ्स कितने हैं, जैसे हमने एक साल के अंदर मंथ देखे, एक सेमी एनुअली के अंदर मंथ्स देखे, एक क्वार्टर के अंदर मंथ देखेंगे, तो एक क्वार्टर के अंदर 3 माह, तो मल्टीप्लाई 3। फिर अगर आप देखें ऊपर भी तो 2 क्वार्टर्स में टोटल मंथ हैं कितने, एक और दो, 2 क्वार्टर के अंदर टोटल मंथ कितने हैं 6, और हमारे यहां पर कितने निकले 6 प्लस 3 मंथ्स, मंथ्स और मंथ सेम यूनिट है, तो भाई ये सिर्फ 3 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि हम मंथ्स में ही तो टाइम निकाल रहे हैं। प्लस आगे गेम डिवाइड वाली शुरू हो जाएगी, कैसे, क्योंकि मंथ एक, सॉरी सॉरी सॉरी, बाय मंथली, बाय मंथली। अब देखें जी +4, अब बाय मंथली देख रहे हैं, साल में, साल में कितने बाय मंथली है, हमने साल को देखना है, नहीं, हमने देखना मंथ और बाय मंथ। बाय मंथ इज अ ग्रेटर यूनिट देन मंथ, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इस मंथ को लाके देखेंगे इस बाय माह में कितनी दफा आएगा, 2 दफा, बाय माह में एक माह कितनी दफा आएगा, 2 दफा, एक माह फिर एक माह, दोनों मिलेंगे तो बाय मंथ बनेंगे। तो आंसर क्या निकला 2। भाई बाय मंथ में कितने माह आते हैं, तो हम उस 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम कहेंगे कि 4 बाय मंथ में टोटल 8 माह है, तो यहां 8 आ जाएगा, प्लस 21 वीक्स। अब वीक्स किसने गलत निकाले हैं, क्योंकि वीक्स में गलती हो सकती थी, डेज में गलती हो सकती थी जी। अब अगर तो किसी ने, अगर तो किसी ने ये देखा है कि एक माह में 4 वीक है, अगर किसी ने ये किया है कि एक माह में 4 वीक्स है, तो भाई उसने गलत लिया है, एक माह में 4 वीक नहीं होते, पूरे साल के कितने 52 डिवाइडेड बाय 12, आंसर 4.333 आएगा। तो भाई एक माह में टोटल वीक्स 4.33 होंगे। अब देखें कितने वीक्स, 21 वीक, छोटा यूनिट है या बड़ा, छोटा यूनिट है, तो क्या करेंगे, डिवाइड, फौरन से क्या डिवीजन का साइन लगा लिया। अब वीक्स, अब वीक्स कितने हैं एक माह में, 4.33, आप 4.33 से क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे, प्लस इसके बाद 81 डेज, 81 लिख लिया, डेज बड़ा यूनिट है या छोटा, छोटा, मंथ से डेज छोटा यूनिट है, डिवाइड करवाएंगे। अब डेज एक माह में कितने आते हैं, 365 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो एक माह का आंसर कितना निकला 30.41। अब आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, जिनका भी आंसर था 54 ओके जी, मोहज बेटा बता देता हूं क्वार्टर का। अब वो कहते हैं जी क्वार्टर्स, क्वार्टर्स में क्या है, अगर देखा जाए तो भाई क्वार्टर एक छोटा यूनिट है या बड़ा,
मंथ से क्वार्टर एक बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट है तो मल्टीप्लाई होगा। मैंने टू एज इट इज लिखा, टू एज इट इज लिखा। क्वार्टर एक बड़ा यूनिट है, बड़ा है तो मैंने साथ में साइन क्या लगा दिया, मल्टीप्लीकेशन का, तो भाई बड़ा यूनिट है तो मल्टीप्लाई करके ही हम उसके रियल तक जाएंगे। अब एक क्वार्टर के अंदर मंथ्स कितने होते हैं भाई, 3 माह होते हैं, तो फिर जाके आपका एक क्वार्टर बनता है। तो भाई 2 क्वार्टर में टोटल माह आपके बनेंगे 6, तो टोटल मंथ्स कितने बन गए आपके 54.54। तो ये वाली वैल्यू आप उस टाइम की जगह पर पुट करेंगे। लेकिन अगेन बता रहा हूं कि पूरा क्वेश्चन आईकॉन में नहीं आता, सिर्फ इनमें से कोई एक वैल्यू उठा के, या दो, मोस्टली होता है टाइम आपको ईयर में और साथ कुछ माह में दे देता है, तो रेट भी आपको या तो वो मंथ में दे देगा या टाइम में दे देगा। आपने इनको कंपैरिजन करना है कि आपका रेट और आपका टाइम दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब जो ये यूनिट्स हैं वो आसानी से कन्वर्ट कर सकते होंगे इंशाल्लाह। ये कॉन्सेप्ट इसका था, रेट और टाइम को कंपेयर करने का। इसके बाद, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आएगा अब इफेक्टिव रेट का। लेकिन उससे पहले एक नॉमिनल रेट, ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि नॉमिनल रेट क्या होगा। एक पीरियोडिक रेट होता है, एक नॉमिनल रेट होता है। पीरियोडिक रेट, जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये रेट पर मंथ का है, और ये एक साल के लिए, तो भाई ये साल में 12 दफा, 12 अगर हम डिवाइड नहीं करते या पर मंथ पे ले आते हैं तो हमारे पास कितने मंथ बनेंगे, 12 मंथ बनेंगे, तो हर माह का रेट होगा। लेकिन ये पीरियोडिक, मेरा ख्याल है कि कंपाउंडिंग जब पढ़ेंगे तो तब साथ करेंगे, तब समझ आएगी, क्योंकि हर पीरियड का वहां पर रेट डिफरेंट हो सकता है। लेकिन नॉमिनल रेट ऐसा रेट होता है जो आपका क्वेश्चन के अंदर आपको वाजिया नजर आए, और पर के साथ लिखा हो कि भाई ये आपका जो रेट है ये 8% पर एनम है, 8% क्वार्टरली है। ये जो ऐसा आपको रेट नजर आएगा ये आपका नॉमिनल रेट होगा, और नॉमिनल का मतलब होता है वाजिया कर देना, नॉमिनेट कर देना, जाहिर कर देना। और ये क्वेश्चन में आपको जो दिख रहा होगा वही रेट आपका नॉमिनल रेट होगा, जो क्वेश्चन के अंदर दिखेगा, चाहे वो मंथ्स में दिखे, चाहे वो क्वार्टर्स में दिखे, चाहे वो एनुअली दिखे, या आपको पीरियडिकली दिखे, लेकिन वो आपका रेट नॉमिनल रेट कहलाएगा। और ये पेपर के अंदर आपको वाजिया बताया गया होता है। बस फिर आपने क्या करना है, उसके यूनिट को इक्वल करना है, चाहे वो बड़े से छोटे की तरफ लाए या छोटे से बड़े की तरफ लेके जाए जी। हाँ, लेकिन मैंने कहा जब कंपाउंडिंग पढ़ेंगे तो ये बातें तब कवर करेंगे। अभी तक मैं यही अज्यूम कर रहा हूं कि फ्रेश है, कंपाउंडिंग का पता ही नहीं क्या है, होती क्या है। अब अब आप लोगों के पास, बल्कि पीरियोडिकली, जो पीरियोडिकली रेट है ये भी हम कंपाउंडिंग के बाद ही करें तो मेरा गले के ज्यादा वैलिड है। ये दोनों रेट्स हम उसके बाद करेंगे, तो सिंपल मेरा गले कि फिर यहां तक कंप्लीट होता है। चलें कोई नहीं, हम कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। चलें कंपाउंडिंग शुरू करते हैं। थोड़ा सा ब्रेक दिया, अभी टाइम ही क्या हुआ, आधा घंटा तो हुआ क्लास शुरू हुई। अब कंपाउंडिंग हमने स्टार्ट करना है, और सिंपल में जो हमने अमाउंट जमा करवाई थी 1,000 रुपए, बिल्कुल वो भी हम ले आते हैं इधर कॉपी करके। जिसके लिए लेके वो आए, आपका चार्ट डालना है।
अच्छा जी, कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग में ये होगा कि जैसे हमने सिंपल में पढ़ा था कि आपको एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक फिक्स्ड रेट पे बैंक में जमा करवा देनी है, और वो आपकी सिंपल सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगी, इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा। इसी तरह कंपाउंडिंग में भी क्या होगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट आज के दिन ही खड़े होके आप जमा करवाएंगे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पे खड़े होके या 0 ईयर पे खड़े होके आज एक अमाउंट आप जमा करवाएंगे और एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा करवाएंगे, और उस टाइम पीरियड का रेट भी फिक्स होगा। और फिर डिफरेंस कहां पे आएगा? फिर डिफरेंस कहां पर आएगा? वहां पे ये था कि हर साल का रेट प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा, लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंडिंग में हर साल का रेट जो भी लगेगा, वो जो आपके पास लास्ट ईयर, जो भी रिसेंट आपका लास्ट ईयर एंड हुआ होगा, उस पीरियड के एंड होने पर जो आपके अकाउंट में प्रेजेंट वैल्यू थी वो, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो, दोनों को ऐड करेंगे। जो अमाउंट बनेगी नेक्स्ट ईयर जो भी परसेंटेज तय होगी वो उस अमाउंट पे लग रही होगी। अगेन सुन लें कि एक अमाउंट, अगर सिंपल इंटरेस्ट देखा हमने, उसमें 10,000 रुपए जमा करवाए, आपने पहले साल का इंटरेस्ट निकाला तो रेट आपने 10,000 के ऊपर लगाया। दूसरे साल अगर आपने इंटरेस्ट निकाला तो उसी सेम प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही रेट लगाया था। सेम तीसरे साल के लिए भी यही किया था। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या होता है? कंपाउंडिंग का मतलब बेसिकली होता है चिपक जाना। अब जब इसका मतलब ही वाज़ेह है कि चिपक जाना या किसी चीज के साथ चिमट जाना या लग जाना। इसमें यह होगा कि पहले साल का जो इंटरेस्ट निकालेंगे, अब वो वाला इंटरेस्ट, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट पे रेट लगेगा, अब वो वाला इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को ऐड करेंगे। कुछ अमाउंट आपकी पहले साल के एंड पे बैंक में पड़ी होगी, अगले साल का जो रेट अप्लाई होगा वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं होगा, वो आपका जो लेटेस्ट अमाउंट प्रीवियस ईयर की बैंक में पड़ी है उसके ऊपर रेट अप्लाई होगा। तो मतलब कि इंटरेस्ट अब उस प्रेजेंट वैल्यू के साथ चिपक गया है, और उस चिपके हुए इंटरेस्ट के ऊपर आप नया रेट अप्लाई कर रहे होंगे। तो ये वाला आपका जो इंटरेस्ट कहलाएगा, ये आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहलाएगा। ये वाला मेथड आपका कंपाउंडिंग का मेथड कहला रहा होगा। चलो जी, इस एग्जांपल से और वैल्यू से, फिगर से समझ लेते हैं। एक पर्सन, उसने 10,000 रुपए जमा करवा दिए, 10,000 रुपए जमा करवाए एट द रेट ऑफ 10%। पहले साल के एंड पे ये 10% रेट किसी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लग रहा होगा। भाई पहले साल आप रेट लगाएंगे तो पहले साल के एंड पे इंटरेस्ट कितना होगा? मैं जरा डिफरेंस ले रहा हूं। पहले साल के एंड पे इंटरेस्ट कितना होगा? 1,000 के ऊपर हमने 1,000 रुपये लिया था सिंपल में, या 1,000 रुपये लिया था? क्योंकि हम उसी से डिफरेंस देखेंगे ना, तो यहां भी हम क्या कर लेते हैं, 1,000 कर लेते हैं, और यहां 100 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। अब 100 रुपये का इंटरेस्ट पहले साल के एंड पे आपके पास है। अब यहां पर अगर देखें तो भाई यहां पर सिंपल और कंपाउंड से, दोनों से पहले साल का इंटरेस्ट क्या निकला? सेम निकला। अगर मैं पहले साल के एंड पे फ्यूचर वैल्यू देखूं कि मेरे अकाउंट में पैसे पड़े कितने हैं, तो वो कितनी होगी? 1,100। और अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में भी देखें तो सिंपल इंटरेस्ट में भी पहले साल के एंड पे कितनी अमाउंट पड़ी थी? 1,100 रुपये पड़ी थी। अब जब दूसरे साल का मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो दूसरे साल के लिए भी रेट कितना है? 10%। अब ये रेट इस 1,000 रुपए के ऊपर लगेगा या जिसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हो चुका है उस अमाउंट के ऊपर लगेगा? सर पहले साल का जो रेट लगा
वो इस 0 ईयर पे जो अमाउंट थी उसके ऊपर लगा। दूसरे साल का जो रेट निकाला जाएगा वो इस पहले साल के एंड पे जो आपकी फ्यूचर वैल्यू पड़ी होगी उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी पड़ी है? 1100। आप क्या करेंगे? इस 1100 का लेंगे 10%। तो कितना निकला जी? 110। ये इंटरेस्ट निकला। अगर मैं ये देखूं कि मेरे अकाउंट में दूसरे साल के एंड पे कितने पैसे पड़े होंगे, आप कहेंगे पहले साल के एंड पे पड़े थे 1100, पहले साल के एंड पे पड़े थे 1100, दूसरे साल के एंड पे अब पड़े हैं 1200, क्योंकि मजीद कितने ऐड हो गए? 110। अब अगर आप इन दोनों ईयर्स का डिफरेंस देखें, इन दोनों ईयर्स का डिफरेंस देखें और ऊपर जाके अगर आप सिंपल में देखें तो ये देखें जी, कंपाउंडिंग में आपका दूसरे साल का इंटरेस्ट निकला है 110 रुपए, दूसरे साल की फ्यूचर वैल्यू निकली है 1210 रुपए। अगर सिंपल में जाके देखेंगे तो सिंपल में पहले साल का इंटरेस्ट निकला 100, दूसरे साल का भी निकला 100, तीसरे का भी 100, लेकिन यहां पर अगर आप कंपाउंड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका 110 निकला है। वो 110 इसलिए निकला है कि सिंपल में जो भी इंटरेस्ट रेट अप्लाई किया जाता है वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू पे या जो आपने पहले दिन लोन लिया होता है उस अमाउंट पे लगता है, लेकिन कंपाउंड में जब आप उसे कंपाउंडिंग करेंगे तो वो प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं बल्कि अकोमुलेटेड वैल्यू पे रेट अप्लाई किया जाता है। और अकोमुलेटेड वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? जिसके अंदर आपकी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड होता है। जितने भी प्रीवियस ईयर्स होंगे उन तमाम का इंटरेस्ट उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड होने के बाद उसके ऊपर रेट लगाया जाता है। अगर फ्यूचर वैल्यू देखें तो दूसरे साल की इसकी फ्यूचर वैल्यू 1200 और कंपाउंडिंग में फ्यूचर वैल्यू कितनी है जी? 1210 रुपए। अगर तीसरे साल की हम बात करें तो तीसरे साल के एंड पे क्या होगा? तो भाई तीसरे साल के लिए क्या रेट मैं इसी 10,000 के ऊपर लगाऊंगा या मैं इस 1100 के ऊपर लगाऊंगा या मैं रेट इस जो इधर अमाउंट पड़ी होगी 1210 वाली उसके ऊपर अप्लाई करूंगा? 1210 वाली के ऊपर मैं ये 10% रेट अप्लाई करूंगा। आंसर क्या निकलेगा जी? 31 या 21? 121। अब देखिए 121 मेरे पास इंटरेस्ट आ गया, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल का इंटरेस्ट सेम होता था, लेकिन कंपाउंडिंग में हर साल का इंटरेस्ट इंक्रीज होता जा रहा है। और फ्यूचर वैल्यू जो इसकी है वो कितनी निकलेगी जी? 1331 जी। अब वहां पर अगर देखें तो 1300 के एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, लेकिन यहां पर 1331 है, तो 31 रुपए का इजाफा क्यों हुआ? क्योंकि ये अमाउंट कंपाउंड हो गई। और कंपाउंडिंग कैसे हुई? क्योंकि इसमें हर साल का इंटरेस्ट उसकी प्रेजेंट वैल्यू में ऐड होता रहा और ऐड होने के बाद अगले साल का इंटरेस्ट उस अकोमुलेटेड अमाउंट के ऊपर रेट अप्लाई करने पर निकला। तो इस मेथड को आप क्या कहेंगे? कंपाउंडिंग कहेंगे। किसी का क्वेश्चन? अच्छा जी, इसके बाद ये तो आपके पास सिंपल से आ गया, मतलब इंटरेस्ट भी आ गया है और फ्यूचर वैल्यू भी आ गई है। लेकिन अगर हम इसके फॉर्मूलाज को डिस्कस करें तो अगर हमें डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू चाहिए हो, अगर हमें डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू चाहिए हो तो कोई 5 से 7 साल का टाइम उसने किया हो, तो क्या हर दफा हम एक टाइमलाइन बनाएंगे? नहीं, कोई तो फॉर्मूला होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा?
अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है तो वो था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r × t। मतलब कि वो हर दफा आपके पास जितना भी आप रेट लगाएंगे, जितने साल के लिए भी लगाएंगे, वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लगना था। इसलिए हमने क्या किया, r × t कर दिया कि भाई जो भी रेट होगा उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, क्योंकि इंटरेस्ट हर साल सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। सिंपल में तो हम उसे बाद में क्या करवा देंगे, प्रेजेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेकिन कंपाउंडिंग में क्या है, वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + रेट। अब इंक्रीज होता गया और वो टाइम टू टाइम इंक्रीज हुआ है, तो हम रेज टू पावर क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, कंपाउंडिंग की फ्यूचर वैल्यू का बनेगा। अब अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें कि तीसरे साल के अंत में हमारे पास फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो प्रेजेंट वैल्यू 1,000 रुपए 1 + रेट था मेरे पास 10%, तो यानी कि 0.1 करूंगा, तो उसके बाद इसे मैं इसमें 1 करूं तो इसकी जगह पर मैं ये 1.1 भी लिख सकता हूं। और पावर में कितने साल, 3 साल। तो आंसर निकालें। अगर आप इसको 2 साल का निकालेंगे तो कितना निकलेगा जी, कैलकुलेटर पे निकालें शाबाश जी। तो देखिए ये हमने मैनुअल भी निकाला और कैलकुलेटर पे भी हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। अच्छा, अगर मुझे सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहता हूं भाई फ्यूचर वैल्यू, दूसरे साल का मुझे इंटरेस्ट चाहिए और दूसरे साल की फ्यूचर वैल्यू निकली 1210, और मुझे इतना पता है कि मेरी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मेरी प्रेजेंट वैल्यू थी 1,000 रुपए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे 210 रुपए का क्या निकला, इंटरेस्ट दूसरे साल के एंड पे। लेकिन अगर ऊपर देखें तो ऊपर तो दूसरे साल के एंड पे 110 है। तो भाई ये एक साल का और ये एक साल का, दोनों साल का ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 210। और तीसरे साल का ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 331। इसमें से माइनस कर दें तो वही बनता है। तो ये अगर ये जो मैं काम कर रहा हूं वो प्रेजेंट, वो फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू करके क्या निकाल रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा हूं। तो क्या मैं इसके लिए हर दफा ऐसे ही करूंगा कि पहले कोई फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा, फिर उसमें से मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करूंगा, फिर इंटरेस्ट निकालूंगा। भाई हो सकता है ना कि डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को कहते, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को ही रीअरेंज कर लेते हैं और अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनाते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। अभी हमने क्या पढ़ा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ऊपर पढ़ा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r⁻t माइनस प्रेजेंट वैल्यू। अब इनमें से कोई वैल्यू ऐसी है जो कॉमन आती है, तो भाई यहां पर प्रेजेंट वैल्यू, इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू कॉमन आएगी, तो आप क्या कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू को कॉमन ले लेंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू को मैंने कॉमन रख लिया, अब पीछे क्या बचा, 1 + r उसकी पावर t माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास बना है, ये फॉर्मूला बेसिकली क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहला रहा होगा। 1 प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻t माइनस 1, जितने आप पढ़ लिए हैं। अब इससे एक्स्ट्रा कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा। परपेचुटी में भी यही लगेंगे, एनुटी में भी यही लगाएंगे, इसके अलावा इफेक्टिव रेट में भी यही फॉर्मूलाज अप्लाई किए जाएंगे। हम एमपीवी और आईआरआर में भी इन्हीं की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें
तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है जी, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू 1,000 रुपए, उसके बाद 1 प्लस रेट, रेट 0.1 टाइम 3 इयर्स -1, आंसर कितना निकलना चाहिए, आंसर 331 निकलना चाहिए। देखें क्या 3 साल के बाद जो इंटरेस्ट निकलता है वो 311 निकलता है, निकालें जी, ऑनलाइन वाले भी कैलकुलेट करें, क्या यही आंसर निकलता है। चले, तो ये टोटली आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था, लेकिन एनुअली बेस पे, एनुअली बेस पे। अभी मैंने इसका कोई प्रैक्टिकली नहीं करवाया कि अगर पीरियड्स में आ जाए तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन एनुअल बेस के अकॉर्डिंग ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था। उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख लें, सिंपल या कंपाउंड के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, अब इसे कैलकुलेटर में वैल्यूज को पुट करना है आपने। आपके पास 1,000 रुपए इंटू, फिर ब्रैकेट 1.1 पावर 3 -1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इज इक्वल करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 331। जिसका भी ये क्वेश्चन था आंसर नहीं आ रहा है वो कैलकुलेटर पर देख ले, ऐसे वैल्यूज पुट करके आपने इसका आंसर निकालना है। ओके जी, ये हमने वैसे कर लिया डिस्कस। इसके बाद वो क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे थे एक दो, ये लास्ट रिवीजन के क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहते हैं जी मिस्टर पिकासो इन्वेस्ट RS 350,000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। एट द स्टार्ट, इसका मतलब है कि ऐसा तो अभी हमने पढ़ा नहीं, एट द स्टार्ट एट द एंड। जब पढ़ेंगे एट द स्टार्ट या एट द एंड तो फिर देखेंगे कि ये एन्युटी का या परपेचुटी का क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा। ये जब हम परपेचुटी एन्युटी पे आएंगे वो ये तब देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णा took a loan of RS 150 at simple interest per annum। उसने एक लोन ले लिया 150,000 का सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। देयर इज नो पेनल्टी ऑन विड्रॉइंग आफ्टर 3 इयर्स। अगर ये 3 साल के बाद ये लोन वापस या निकलवाता है या वापस ले लेता है तो उसे कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी। हाउएवर द टोटल अमाउंट ही रिसीव आफ्टर 5 ईयर, और उसने 5 साल के बाद अमाउंट रिसीव की
175 की, तो क्या कोई पेनल्टी पड़ी होगी? नहीं भाई, अब तो 3 साल से बाद ही आगे गुजर चुकी कि उसने 150 का इंटरेस्ट दिया, लोन दिया, 5 साल के बाद 175 उसने रिसीव किया। वो कहते जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? पहला ऑप्शन देता है जी द सिंपल इंटरेस्ट रेट इज 4.5, कहते जी इंटरेस्ट रेट 4.5 है। क्या हम इसे डायरेक्ट करेक्ट कह सकते हैं? नहीं, हम इसे पहले सॉल्व करेंगे। तो भाई यहां पर हमें उसने वैल्यू कौन सी बताई? प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आज वो जमा करवाने जा रहा है। 175 उसे मिलेगा तो ये क्या होगी? फ्यूचर वैल्यू। ये कितने साल के बाद मिलेगी? 5 साल के बाद मिलेगी, या मिल चुकी है बल्कि ये 5 इयर्स के बाद, तो ये उसका टाइम होगा 5 ईयर। हमें क्या निकालना है? रेट दिया हुआ है, बस डिसाइड करना है कि वो सही दिया है या गलत। तो क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर इंटू टी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के साथ है। अगर कंपाउंडिंग लिखा होता तो फिर ये क्या चला जाता? रेज टू पावर टी हो जाता। तो यहां पर फ्यूचर वैल्यू 175,000 इज इक्वल टू, आप इस 1000 को खत्म भी कर सकते हैं, 175 इज इक्वल टू 150 कर सकते हैं, 3030 से आप खत्म भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू 1 प्लस रेट निकालना है तो x इंटू 5। अब आप कैलकुलेटर पर इसे सिंपल सॉल्व करेंगे, मुझे भी पता है। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे जी? 175 अल्फा कैलकुलस इज इक्वल टू, ये निशान लगा देगा आपके पास इज इक्वल का, और 150 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज और शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 100। आंसर आ गया 3.33%। आंसर यहां पर बनेगा 3.33% बनेगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। नेक्स्ट कहते हैं जी इफ ही विड्रॉज आफ्टर 3 इयर्स, अगर वो 3 साल के बाद निकलवाता है, क्योंकि हकीकत में रेट कितना बनता है? 3.33%। अगर वो 3 साल के बाद निकलवाता है तो वो कितने रिसीव के? उसने 3 साल के बाद निकलवाया और उसने अमाउंट रिसीव की 1,64,895। तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 150 की, 150,000 की, रेट हमारे पास है 3.3% का, टाइम हमारे पास कितना दिया है? उसने 3 इयर्स दिया है। वैल्यू हमने ये देखनी कि क्या ये फ्यूचर वैल्यू 3 साल के बाद बनती है या नहीं बनती। अब हम क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू बनेगी 164,985। बस सिर्फ ये शफल किया, बाकी सारा सेम 985। तो ये ऑप्शन भी क्या है जी? गलत। इसके बाद वो कहता है अगर 4 साल के बाद रिसीव करता है तो उसे मिलता है 169,980। तो अब भी हम क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे कि टाइम 4 ईयर रखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू 150,000 रखेंगे और रेट 3.33% रखेंगे। क्यों हम 4 वाला क्यों नहीं रेट ले सकते? क्योंकि 4 वाला रेट हमारे पास 4.5 वाला वो पहले ही गलत है, तो हम गलत अगर लगाएंगे तो हमारे तमाम आंसर गलत आएंगे। इसलिए हमने जो करेक्ट मीन है, सॉरी करेक्ट रेट है, पहले वो निकाला, उस रेट के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट ईयर्स में करेक्ट फ्यूचर वैल्यूज निकाली, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी की सिर्फ ठीक है। जो 3 स्टेटमेंट है वो ठीक है, तो स्टेटमेंट इज 3 करेक्ट ओनली। सर पेनल्टी से बता दिया था कि उसे कुछ फाइन वगैरह पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को माइंड डाइवर्ट करने के लिए था। माइंड को डाइवर्ट कैसे किया जा सकता था? उसने यहाँ 5 इयर्स लिखा, बच्चे फौरन से क्या कर लेते? शायद 3 इयर्स पिक कर लेते कि ये उसे 3 साल के बाद मिला है, 5 साल के बाद नहीं मिला। तो यहाँ पर आपका रेट फिर क्या निकलता? गलत निकलता। चाहे आप ये 3 साल पुट करें 5 इयर्स की जगह, फिर रेट निकाल के देखें क्या निकलता है।
ये गलती के साथ वैसे एक दफा करके देखें कि आप लोगों को मिला 175,000 फ्यूचर में, प्रेजेंट वैल्यू है 150, रेट है आपके पास फाइंड करना, और टाइम है आपके पास 3 इयर्स। 5.55। चलें जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन में यहाँ आपको 5.5 ही नजर आएगा कि अगर आप गलती करें, अगर आप 3 इयर्स की गलती करें तो आप कहेंगे नहीं भाई मेरा तो पहला ही ऑप्शन ठीक निकला, पहली स्टेटमेंट ठीक निकली, लेकिन पहली स्टेटमेंट 3 साल के बाद है, लेकिन वो उसे 175 3 इयर्स के बाद नहीं मिल रहा, उससे वो मिल रहा है 5 इयर्स के बाद। तो हमने टाइम भी 5 ईयर लेना है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका रेट निकलेगा वो 3.33% करेक्ट होगा। क्लियर है? तो 3 में भी यही है कि आप टाइम क्या रखेंगे, सिर्फ 4 इयर्स रखेंगे। बाकी वो कहते हैं कि 4 इयर्स के एंड पे उसे इतना मिला, हम कहते हैं कि हम डायरेक्ट में ही डिसाइड करेंगे कि क्या उसे सही मिला है या नहीं। हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 150 की, रेट हमारा करेक्टेड 3.3%, और टाइम 4 ईयर। निकाल के देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर वैल्यू यही बनती है, तो भाई करके देखेंगे तो फ्यूचर वैल्यू यही बनेगी, इसीलिए हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट आई है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था जिसके अंदर कम से कम 3 क्वेश्चन आपको नजर आए। एक करेक्ट आपने मीन निकालना था, सॉरी रेट निकालना था, एक आपने 3 साल की फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी, एक आपने 4 साल की फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी। तो ये 3 क्वेश्चन एक ही एमसीक्यूज के अंदर आपको नजर आ रहे थे। ये मैंने फाइल वैसे आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। रिमेनिंग इसके अंदर जो सिर्फ सिंपल के हो, सिर्फ सिंपल के हो, आपने वो सॉल्व करने हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है, और इंशाल्लाह कल हम कंपाउंडिंग पढ़ रहे होंगे और वो पीरियडिकली पढ़ेंगे। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन वाले बच्चों का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। ये जिसका भी क्वेश्चन था 3 साल के वाला, ये जो बहन भाई है वो उसका क्वेश्चन क्लियर कर ले कि पेनल्टी वाला आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपको पेनल्टी वाला आए तो पेनल्टी एक फाइन, ये ऑब्लिगेशन होती है, जिम्मेदारी होती है जो आपको पे करनी है। इसका प्रिंसिपल अमाउंट से कोई लेना देना नहीं होता। वो जो भी अमाउंट आ जाएगी वो आपको अलग से पे करनी पड़ेगी, लेकिन ये आपका, और ये आपके सिलेबस में वैसे नहीं है, इसीलिए तो पेनल्टी से आगे जाके उसकी जो अमाउंट है वो मैच्योर हो रही है। अब खैर नहीं था म्यूट, अब तो मैंने बताया आवाज आ रही होगी। जी
जी सिंपल इंटरेस्ट में सर आपने नॉमिनल के बारे में कहा, सिंपल इंटरेस्ट में आपने नॉमिनल के बारे में कहा, इसके बारे में, नॉमिनल के बारे में। हाँ हाँ नॉमिनल जो वाज़ेह होगा, जो नजर आ रहा होगा, जो नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा अभी अभी आपको ऑप्शन ए जो आपको क्रॉस हुआ, अभी एक मिनट, हाँ ठीक है, आवाज जा रही बच्चे वो भी सुन ले। अभी जो आपका ऑप्शन ए था 4.5, आपका वो नॉमिनल रेट था, क्योंकि आपको हकीकत में कितना नजर आ रहा था 4.5, जो नजर आ रहा था वो आपका क्या था, नॉमिनल था, लेकिन वो आपका करेक्ट नहीं था। वो क्या था, करेक्ट नहीं था, वो रॉन्ग था। करेक्ट हमने कितना निकाला, 3.33%। हाँ वो करेक्ट क्या निकला, 3.33% है, ये भी नॉमिनल रेट था, लेकिन ये करेक्टेड था, वो क्या था, रॉन्ग। जो दिख रहा होगा वो रेट क्या है, नॉमिनल। जी ये ग्रुप में नहीं है मैंने यार इसने क्या करना है, ऐड होके नहीं करता मैं लिंक भेज जी वैसे बढ़िया। हाँ? नहीं अभी इससे बड़ा स्पोर्ट्स से लेकर चलेंगे, क्योंकि मेन कंसेप्ट ही ये अगर चैप्टर नंबर 5 तक इनका अच्छा हो गया तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 से इनका मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है ठीक है, सर सैयद नहीं है, सर सईद है, SAED। जी जी तो दोबारा करना ना घर में जाके, परम्यूटेशन जाके दोबारा करना, उसके बाद ना हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिए। कल तो मैंने अभी परम्यूटेशन कंप्लीट करवाई नहीं थी क्लास में। चलें दोबारा करवा दूंगी। और कुछ अरे आज का काम हुआ ये इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। कल वाला भी कर दिया था मैंने शेयर यार ग्रुप में। वो फिर उसका कंफर्म करके बताएंगे आज का इसका वो आने चाहिए हॉल का यार, आज वो हाफिज साहब के पास जाए तो आपको इंशाल्लाह वो कर देते हैं, जो भी बात करेंगे। मैं भी बस क्लास ऑफ करके आ रहा हूँ, मैं पास दे दूंगा आप लोगों को। जो भी बात क्या मतलब हाँ मतलब उन्हें कह देना कि सर वो हम आ गए हैं, तो सर सईद भी अभी आ रहे हैं, तो बता दें क्या करना है। यानी अभी तो डन नहीं हुआ, डन हो चुका हुआ है, आप जस्ट जाएं और उनसे बात करें। जी कोई क्वेश्चन है, जब मुझे देखना तो उधर देख लो। ओके अल्लाह हाफिज। ये एक मिनट क्वेश्चन है जी। जी जी और यूसुफ तू तो मेरे को वैसे सवाल कर ले, कर दूंगा यार, फाइल शेयर कर दूंगा। ओके जी अल्लाह हाफिज।